एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। और इस वीडियो में हम लोग फर्दर जो अगस्त वाला सीरीज चल रहा है, जो अगस्त का पूरा मैं मंथ का कवर कर रहा हूँ, उसमें ये पार्ट 2 है अगस्त वाले सीरीज का, करंट अफेयर का, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे। भारत के साथ जो भी अभी रिसेंटली अगस्त में जो भी जो इंटरनेशनली जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जहाँ जहाँ भारत ने पार्टिसिपेट किया है, जो इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ में रहा है, उन सबको हम लोग कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत। ठीक है, तो इससे पहले बता दूं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरे लेटेस्ट वीडियोस की मिलती रहेंगी। और यहाँ पे अब करंट भी मैंने सीरीज वाइज बनानी शुरू कर दी है, तो आपको करंट मंथली करंट मैं दूंगा पार्ट वाइज करके। जैसे कि इकोनॉमी का एक पार्ट आएगा मंथ का, एक पार्ट आएगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन का, एक पार्ट आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ऐसे करके सारे मैं कवर कर दूंगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड सो ऑन। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारी चीज़ों को मैं पार्ट वाइज कवर करा दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, और मेरा टारगेट है कि जनवरी से लेकर अभी फिलहाल लेटेस्ट जो चल रहा है मैं सबको कवर कर दूं। तो मैंने स्टार्ट किया है एक्चुअली ऊपर से नीचे की तरफ, तो अगस्त में कवर कर रहा हूँ, उसके बाद जुलाई, ऐसे करके नीचे जाएंगे, फिर आगे का भी हम लोग जो 1-2 महीने आगे बचेगा उसको भी कवर कर देंगे। तो ओवरऑल आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना डिले के चलिए फर्दर इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशन की बात करें तो अभी ये रिसेंटली बहुत चर्चा में आया। रिसेंट चर्चा में इसलिए आया बिकॉज भारत ने बहुत सारे मेजर्स लिए। भारत ने स्लीव ऑफ कनेक्टिविटी मेजर्स, न्यू मेजर्स लिए, ताकि जो लॉकडाउन की वजह से, पेंडेमिक की वजह से जो कनेक्टिविटी हमारी बिल्कुल इधर उधर हो गई थी, मालदीव से कनेक्टिविटी कम हो गई थी, उसको सॉल्व किया जा सके। तो इसमें पहला स्टेप हमने लिया एयर बबल एग्रीमेंट करके। ये मालदीव के साथ हमने एग्रीमेंट किया, जिसमें हमने टेम्पोररी अरेंजमेंट बिठाया, जहाज के आवागमन को, एयरक्राफ्ट के आवागमन को हमने खोल दिया है दोनों कंट्रियों ने। वहाँ के जहाज हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे जहाज वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो बड़ा हमने डिसीजन लिया, हमने $500 मिलियन देने का ये फैसला लिया है मालदीव्स को हेल्प करने का, ताकि उनका जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसमें मदद की जा सके भारत की तरफ से। ये प्रोजेक्ट क्या है, तो इसमें बेसिकली माले को जोड़ा जा रहा है उसके आसपास की 3 बड़े आइलैंड शहरों से, जिनका नाम है विलिंजिली और थिलाफुसी और गुलहिफाऊ। ये 3 बड़े से जोड़ा जाएगा इनको। साथ में $400 मिलियन भारत और देगा लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पे, जो कि पहले भी 2018 में बात करें तो दिया गया था, सेम लाइन ऑफ क्रेडिट के तर्ज पे 800 मिलियन उस समय दिया गया था। तो फर्दर यहाँ पे 400 और दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए मालदीव्स का? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पहला तो इम्पोर्टेंस स्ट्रैटेजिक है, बिकॉज ये भारत के बिल्कुल नीचे वाला जो रीजन है, जो वेस्टर्न रीजन है, वेस्ट कोस्ट है, उसके बिल्कुल आसपास पड़ता है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट, साउथ वेस्ट कोस्ट जो है उसके बिल्कुल आसपास पड़ता है, जिसकी वजह से इसको कभी भी कोई भी अगर यूज करे तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमें अपने पास रखना है। साथ में ये जो सी रूट है, इम्पोर्टेंट सी रूट के बिल्कुल बीच में पड़ता है, एक हब की तरह माना जाता है, तो इसलिए भी ये बहुत जरूरी है। इंडिया चाहता है इस रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, तो मालदीव्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरी कंट्रीज ना आए। ग्रोइंग चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे आसपास की जो लिटोरल कंट्रियां हैं, जो ऐसी कंट्रियां हैं जो इंडियन ओशियन में पड़ती है, उनके साथ रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो कैसे रिलेशन है हमारे? रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो इंडिया जो है मालदीव के लिए चौथा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। मालदीव का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत है। और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे बहुत अच्छा क्रेडिट फैसिलिटेशन का काम करती है। डिफेंस की बात करें तो ऑप्स कैक्टस 1988, कौन नहीं जानता इसके बारे में। एक कूप को हमने अवॉइड कराया था वहाँ पे, जो कूप, जो सत्ता को गिराने की कोशिश की गई थी। एक्सरसाइज इक्वेरिन हम लोग करते हैं, इक्वेरिन हम करते हैं मालदीव के साथ। देन हम लोगों ने डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए मालदीव के हमने बहुत कुछ किया है। हमने उनके जो एक प्रोजेक्ट है उनका, जिसका नाम है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इनका, इसमें हमने मदद किया है। ठीक है, इसमें हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ में जो माले वाटर क्राइसिस हुआ था 2014 में, उसमें उस समय हमने ऑप्स नीर चला के इसको हेल्प किया था मालदीव को। ठीक है, तो ये सारा कंट्रीब्यूशन हमारा रहा है।
इसके दूसरे एस्पेक्ट की बात करें तो उन्होंने, मालदीव ने हमारे पीएम को, नरेंद्र मोदी को रूल ऑफ निशान इजुमुद्दीन दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला हुआ है हमें। आगे बढ़ते हैं, हाईएस्ट अवार्ड कहते हैं इसको। अब नेक्स्ट जो इशू है, जो नेक्स्ट जो इशू है वो इंडिया वियतनाम से रिलेटेड। क्यों फेमस हुआ अभी, क्यों ये चर्चा में आया, बिकॉज ये 17th मीटिंग हुई है, 17वीं मीटिंग हुई है अभी लेटेस्ट, बायलैटरल ज्वाइंट कमीशन ऑन ट्रेड, ठीक है, इकोनॉमिक, देन साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, ठीक है। ये इस मीटिंग का नाम था, 17th टाइम हुआ है, ये हर साल होता रहता है, 17वीं बार ये हुआ है। हाइलाइट्स की बात करें इसकी, तो इसमें हमने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे सिविल न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड एग्रीमेंट, साथ में स्पेस से रिलेटेड एग्रीमेंट और मरीन साइंस से रिलेटेड हमने एग्रीमेंट वियतनाम के साथ साइन किया हुआ है, ठीक है। और भी कुछ हाइलाइट्स हैं। दूसरे नंबर पे आता है इसमें, वियतनाम चाहता है कि जो ब्रह्मोस है हमारे पास मिसाइल, और जो आकाश है उसके साथ डील ये करे कि मतलब उसको खरीदा जाए, एक उसको ऑगमेंट करने के लिए। तो डील चल रहा है, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ। कोऑपरेशन और अगर बात करें कोऑपरेशन की एट द लेवल ऑफ मल्टीलेटरल एंड रीजनल फोरम्स, तो दोनों ने एग्री किया है कि हम एक दूसरे को मदद करेंगे। साथ में एक और आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात बता दूं कि दोनों, भारत और वियतनाम, चुने गए हैं 2021 के बाद, 2021 से लेकर आगे के लिए नॉन परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर चुने गए हैं 2021 के ऑनवर्ड, ठीक है, नॉन परमानेंट। देन दोनों ने एग्री किया है कि इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, जो कि लास्ट ईयर मोदी जी ने इनिशिएट किया था, उसमें एग्री करके दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। अब इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि क्यों वियतनाम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो एक्ट ईस्ट के लिए बहुत जरूरी है। एक्ट ईस्ट हमारी एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, उसमें वियतनाम का सहयोग बहुत जरूरी है। दूसरा, टू कंटेन चाइना, चाइना को कंटेन करना बहुत जरूरी है, और ये माना जाता है कि वियतनाम एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर पड़ता है, जिससे कि चाइना को डेफिनेटली कंटेन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो, एनर्जी सिक्योरिटी। अब वियतनाम में हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा हैं, और उसके पास ऑयल और नेचुरल रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है, अगर बात करें वो साउथ चाइना सी में, तो ठीक है। कुछ चैलेंजेस हैं हमारे वियतनाम के रिलेशन में। वो बहुत बड़ा चैलेंज एक ये है कि वियतनाम का जो रिलेशन है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इसका एक्चुअली चाइना के साथ, साउथ चाइना सी को लेकर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, जिससे कि हमारा जो ऑयल वाला जो सपना है वो चूर चूर हो सकता है। नेक्स्ट है कल्चरल गैप। कल्चरल गैप है, जितना गैप कल्चरल, जितना मतलब अच्छा हमारा बाली वगैरह के साथ है, इनके साथ उतना अच्छा नहीं है। कनेक्टिविटी इशू भी है, ये काफ़ी डिस्टेंट है हमसे, उतना ज़्यादा कनेक्टेड हम लोग नहीं है। नेक्स्ट है अब्राहम एकॉर्ड, अभी साइन हुआ है, अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ है। ये एकॉर्ड यूएस के मीडिएशन से साइन हुआ है रिसेंटली, यूएई और इसराइल के बीच में, यूनाइटेड अरब इमरात और इसराइल के बीच में ये एकॉर्ड साइन हुआ है, जिसमें यूएसए ने मीडिएशन किया है, तब जाके ये साइन हुआ है। एक्चुअली दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन अभी इन्होंने एकॉर्ड एक साइन किया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसी कंट्री है यूएई, जो कि गल्फ कंट्री है, जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ अभी स्थापित किया है। 7 ऐसी गल्फ कंट्रियां हैं, जिनमें से पहली एक गल्फ कंट्री है जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ बनाया है, और तीसरी ऐसी कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज किया है ऑफिशियली इसराइल को। पहली कंट्री थी जिसने रिकॉग्नाइज किया था वो इजिप्ट, और दूसरी जॉर्डन थी, ठीक है। गल्फ कंट्रियों की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, जो अरब इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, ये इसकी शुरुआत होती है स्काइज पाइकोट एक एग्रीमेंट हुआ था। स्काइज पाइकोट एक एग्रीमेंट हुआ था। ब्रिटेन ने इस एग्रीमेंट के बाद, ये 1916 में हुआ था, कैप्चर कर लिया था पैलेस्टीन को फ्रॉम ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर उस समय टूट गया, और उससे पैलेस्टीन पे कब्जा किसने कर लिया? ब्रिटेन ने। साथ में बल्फोर डिक्लेरेशन होता है 1917 में, जिसमें ये प्लेज लिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा कि अब हम इस पैलेस्टीन को जीव का होम बनाएंगे, जीव का नेशनल होम बनाएंगे हम पैलेस्टीन को, इसमें बसाएंगे जीव को। और धीरे धीरे जीव यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। साथ में जीव की मूवमेंट और भी बढ़ जाती है जब नाजी का अटैक होता है, जर्मन अटैक होता है जीव्स के ऊपर, जब वो प्रोसिक्यूट करते हैं उनको, ठीक है। तो डिमांड
शुरू हो जाता है कि जियो स्टेट, पैलेस्टीन को जियो स्टेट बनाओ, जियो स्टेट बनाओ। इसके वजह से 1947 में यूएन में वोटिंग होती है कि क्या ये अरब के पास ही रहना चाहिए या फिर इसको जियो स्टेट बना देना चाहिए। तो यूएन में वोटिंग के बाद ये पता चलता है, डिसीजन लिया जाता है कि नहीं, अरब पैलेस्टीन को बांट दिया जाए, स्प्लिट किया जाए अरब और ज्यूज डोमिनेटेड पॉपुलेशंस में। इसको एक्सेप्ट कर लेती है ज्यू वाले लीडरशिप, बट अरब वाले लीडरशिप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अरब को एक्चुअली धक्का लगता है, गुस्सा होते हैं वो और वार छेड़ देते हैं इजराइल से। इजराइल से वार छेड़ने के बाद इजराइल इस वार में जीत जाता है। जीतने के बाद इतना ज़्यादा कैप्चर कर लेता है इजराइल पैलेस्टीन को कि पैलेस्टीन रिड्यूस हो जाता है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। ठीक है, इसका रिजल्ट ये होता है कि रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाता है वहाँ पे। कहाँ पे? पैलेस्टीन में रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाता है, और रिफ्यूजी क्राइसिस के वजह से ही पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, जो आज भी लड़ रही है अपनी आज़ादी के लिए। 1964 में इसका गठन होता है। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है डिफरेंट कंट्रियों के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएई के लिए ही। तो यूएई के लिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यूएई मानता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजिकली ये कंट्री इजराइल, इसके साथ संबंध अच्छे होंगे तो हमें टेक्नोलॉजी का फायदा होगा। सब जानते हैं कि कितना एडवांस है इसका टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा ईरान को कंटेन किया जा सकता है, इजराइल के द्वारा ईरान को कंटेन किया जा सकता है, तो एक एडवांटेज मिलेगा। इजराइल को क्या फायदा हुआ? इजराइल को ये लगता है कि डिप्लोमेटिक इसकी जीत हुई है, बिग पावर के साथ इसका रिलेशन बन गया, जो कि एक बहुत बड़ा पावर है गल्फ कंट्री का। यूएसए को क्या फायदा हुआ? यूएसए को ऐसा लगता है कि उसने ईरान चाइना का जो रिसेंट डील हुआ था उसको काउंटर कर दिया। पैलेस्टीन को लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला, रियली बताया तो इनको कोई सोल्यूशन इनके प्रॉब्लम का नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लिया गया है। ये बेसिकली इसको SCRI शॉर्ट में कहते हैं। ये क्या है? 3 कंट्रियों का नाम सुन लो, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये 3 कंट्रियों ने मिल के इनिशिएटिव ये लिया है कि हम अपने सेट करेंगे सप्लाई चेन रिलीजियंस इनिशिएटिव, जिसमें हम लोग इन्वाइट करेंगे लाइक माइंडेड लोगों को इन्वाइट करेंगे। ठीक है, अब ये है क्या सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव क्या है? तो बेसिकली ये एक तरीका है जिसके द्वारा ये इंश्योर किया जाएगा कि कैसे हम अपने सप्लाई से रिलेटेड रिस्क को डाइवर्सिफाई करेंगे। एक ही कंट्री पे डिपेंड आप नहीं हो सकते, सप्लाई से रिलेटेड बहुत सारे कंट्रियों पे डिपेंड होना पड़ेगा ताकि सप्लाई कभी टूटे ना, आपका सप्लाई रिस्क को कम किया जा सके। तो इसी के लिए ये SCRI बनाया जा रहा है। ठीक है, इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्यों ये बहुत फोकस दिया जा रहा है, इस पे क्या जरूरत है? तो देखो, कोरोना वायरस कोविड-19 ने तोड़ के रख दिया वर्ल्ड को, जिससे कि आपको पता चल रहा है कि अगर एक कंट्री के साथ आपके संबंध होते हैं ओनली, तो आपका सप्लाई कैसे टूट जाता है। साथ में यूएस चाइना का ट्रेड टेंशन चल रहा है, जिसने ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल थ्रेटेन कर दिया है। तो उस ऑर्डर में आपके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, आपके लाइक माइंडेड लोग होंगे तो उनसे तो एटलीस्ट आपका सप्लाई चेन बना रहेगा। साथ में इंडिया चाइना ट्रेड डाउन हुआ है लगातार, बैन भारत ने भी किया है कुछ इंपोर्ट आइटम्स पे। साथ में जो चाइनीज जो एप्स हैं उनको लगातार बैन किया गया है। तो ये रिलेशन तो हमारा टूटा हुआ है, तो क्या सप्लाई चेन हमारा टूट जाएगा? नहीं, ओवरऑल हमें अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि SCRI के तर्ज पे ऐसी चीजें की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।